नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 2 नवंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है, बायजूस आईएएस की तरफ से आपके लिए साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय संबंध की जो श्रृंखला आयोजित करी जाती है, आज उसका 70th लेक्चर है। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये इसी YouTube चैनल पर रात्रि 8 बजे प्रसारित करी जाएगी। सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल प्रश्न संख्या 6 पे मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में ना, जैसे आप देखते हो अभी दिल्ली के अंदर जो एयर पॉल्यूशन है उसके बारे में बात हो रही है। बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग पराली के बारे में भी बात कर चुके हैं कि पराली से दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो कैसा इंपैक्ट डालता है। तो यहां पर जो राइटर है वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एयर पॉल्यूशन होता है, भारत की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो उस एयर पॉल्यूशन में हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है वीकेस्ट लिंक। वीकेस्ट लिंक का मतलब है कौन ऐसी कमजोर कड़ी है। आप देखोगे तो सेंट्रल में भी एक संस्था है, प्रदूषण बोर्ड है, स्टेट के पास भी अपने प्रदूषण बोर्ड है, उसके बाद भी हम लोग इन प्रदूषण को कंट्रोल करने में क्यों पीछे रह जा रहे हैं। यहां पर मैं आपको टू द पॉइंट आर्टिकल समझाता हूं कि इस आर्टिकल से आपके मुख्य उत्तर परीक्षा में कौन कौन से पॉइंट निकल सकते हैं। अब देखिए, यहां पर बात होती है दो चीजों की। एक, हमारे पास क्या है, एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एसपीसीबी, और उसी के साथ साथ पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज हैं, और राष्ट्र स्तर पे भी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एनपीसीबी के बारे में। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब इनको बनाया गया था तब ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर आते थे। मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो है ये एक सांविधिक संगठन है, इस चीज को याद रखिएगा। तो पहले ये जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के अधीन आता था। इसके बाद इसको क्या करा गया, वायु प्रदूषण अधिनियम जो था 1981 वाला, इसके भी अधीन रखा गया। तो इसकी वजह से इसको और ज्यादा पावर और ज्यादा जो काम थे वो सौंपे गए। तो इतनी ज्यादा दो दो अधिनियम से इस संस्था को पावर मिलती है, उसके बाद भी ये अपना काम सही से क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण राइटर यहां पे बताते हैं। देखिए, सबसे पहली हेडिंग तो आप यही लिखोगे कि बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि यहां पर ये जो बोर्ड है, ये जो संस्था है, इसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो पहला कारण यहां बन जाते हैं। कैसे, देखिए यहां पर जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने एक बोर्ड का उदाहरण लिया, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो यहां पर देखिए एक चेयरमैन होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। अब उसके अंडर में ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। ये तो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात है। जैसे ही आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे ना, तो यहां पर आपको कई सारे स्टेट बोर्ड के अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पर राइटर बताते हैं कि ये जो जिस तरीके के व्यक्तियों की नियुक्ति यहां पर होती है, इसमें बहुत सारी नियुक्ति ऐसी होती है जो किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज में काम करते हैं, ऐसे उद्योगों में काम करते हैं, वो भी इस ग्रुप का मेंबर होते हैं। अब सोचिए, हम रोकथाम करना चाहते हैं उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण की। अब इसी उद्योग का एक व्यक्ति अगर हमने राज्य के प्रदूषण बोर्ड में रखा हुआ है, तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसे नियम कानून बनाएगा कि उसी की जो कंपनी है वो बंद हो जाए। तो यहां पर सबसे बड़ा लूप होल तो ये आ जाता है, और उसी को राइटर बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि इसके हित टकराते हैं। सरकार चाहती है प्रदूषण रोकना, परंतु उसने ग्रुप में ऐसे लोगों को नियुक्ति करी है जिनका खुद का ऐसा उद्योग है। तो ये अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं वो ऐसे ही पोटेंशियल पॉल्यूटर्स, ऐसे ही संस्था से जुड़े होते हैं जो खुद प्रदूषण करती है। यहां पर ऐसे लोगों को सरकार को चुनना चाहिए जिनके पास वैज्ञानिक नॉलेज हो, है ना, स्वास्थ्य की नॉलेज हो, जो एकेडमिक्स होती हैं जिसके बारे में, प्रदूषण के बारे में या पर्यावरण के बारे में जहां पढ़ाया जाता है, उनकी नॉलेज हो। परंतु ऐसे लोग केवल 7% ही इस बोर्ड का हिस्सा होते हैं। इसमें बता रहे हैं राइटर कि 2 व्यक्ति भी इस बोर्ड में आपको नहीं मिलेंगे जिनके पास इन सब चीजों से जुड़ी हुई नॉलेज हो, जिनके पास एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से जुड़ी नॉलेज हो, जिनके पास ऐसा कोई प्रदूषण को रोकथाम करने का एक्सपीरियंस हो। ऐसे 2 व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है यहां पे। दूसरा, देखिए यहां पर राइटर रीजन बताते हैं कि क्यों पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है पॉल्यूशन बोर्ड। पहला तो मैंने आपको बताया कि इनका जो संगठन है उसी में फ्लॉज है। दूसरा, यहां पर क्या कमी है
कि यहाँ पर जो चेयरपर्सन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस संस्था के जो चेयरमैन है या मेंबर ऑफ सेक्रेटरी होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं इसके, इनका भी कार्यकाल कोई स्थायी नहीं होता है, इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, ना ही इनका कार्यकाल लंबा होता है। यहां पर देखिए उदाहरण देते हुए राइटर बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ का राज्य प्रदूषण बोर्ड था, उसके जो चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे, वो केवल 18 दिन तक अपने पद में रहे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की उदाहरण में 15 दिन तक। तो सोचिए यदि कोई व्यक्ति 18 दिन, 15 दिन ऐसे दिनों में अगर उस पद पे रहेगा तो वो क्या ही नियम बना पाएगा, वो क्या कानून बना पाएगा, वो क्या मॉनिटर कर पाएगा उस राज्य के प्रदूषण की रिपोर्ट्स को। तो जब लीडरशिप को आप इतने कम दिनों के लिए उसका टेन्योर रख देंगे तो वो कोई काम वहां पे नहीं अच्छे से कर पाएगा। तीसरा कारण यहां पर बताते हैं कि देखिए वही चीज, स्टाफ रनिंग ऑन एम्प्टी, मतलब कि अब जो जितने मान लीजिए संस्था में राज्य प्रदूषण बोर्ड है उसमें टोटल मान लीजिए 20 मेंबर होने चाहिए, तो ये 20 भी नहीं होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा रिक्तियां होती हैं, वैकेंसी बहुत ज्यादा अधिक होती है। जैसे यहां पर देखिए उदाहरण देखिए, यहां पर बताते हैं कि एटलीस्ट 40% जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, वैकेंट होती है। यानी कि अगर 10 व्यक्तियों की वहां पर जगह है तो वहां पर केवल 6 व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब 6 व्यक्ति पूरे राज्य का वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, इन सबको कैसे मैनेज कर पाएंगे। यहां पे और स्थिति खतरनाक हो जाती है जब झारखंड का उदाहरण लेते हैं तो 84% जो वैकेंसी लेवल इन टेक्निकल पोजीशंस हैं वो 84% झारखंड के अंदर, 75% बिहार और हरियाणा के अंदर वैकेंट हैं। तो इतनी इतनी वैकेंसी, अगर सोचिए, आप सोच के देखिए 84% लोग अनुपस्थित हैं उस पूरे बोर्ड में, तो बाकी कितने बचे। अगर 10 में से 8 अनुपस्थित है, 2 व्यक्तियों से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत लेस स्टाफ स्ट्रेंथ काम करती है। तो ये 3 कारण जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। जैसे देखिए मैं आपको एक समराइज में बता देता हूं। पहला कारण मैंने आपको बताया कि यहां पर जो नियुक्तियां होती हैं उनमें ऐसे लोग नियुक्त कर दिए जाते हैं जो खुद एक ऐसे उद्योग चला रहे होते हैं जो प्रदूषण का एक कारण बनता है। दूसरा, यहां पर टेक्निकल नॉलेज की बात करें या पॉल्यूशन के बारे में नॉलेज की बात करें तो ऐसे लोगों की कमी होती है। यहां पर जो अध्यक्ष होते हैं वो लंबे, स्थिर और पूर्णकालिक कार्यकाल उनको नहीं दिया जाता है। प्लस जो स्वीकृत पद है उसमें मैक्सिमम रिक्तियां हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रबल कारण बन जाता है किस चीज का, इन प्रदूषण बोर्ड के काम सही से ना करने का। अगला आर्टिकल देखिए आपको प्रश्न संख्या 12 पर मिलेगा। इसको आप सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र पर्यावरण से जोड़ के देख सकते हैं। इनवेसिव ट्री की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस यहां पर टाइगर रिजर्व आया है तो इसकी मैपिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी, इसकी लोकेशन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये चर्चा में क्यों आया। इन्वेसिव ट्री क्या मतलब क्या होता है। इन्वेसिव ट्री बोलते हैं जो आक्रामक प्रजातियां होती है ना, इन्वेसिव का मतलब होता है आक्रामक। तो मुदुमलई टाइगर रिजर्व जो है, जो आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एक बार मैं आपको मैप में दिखाता हूं इसकी पोजीशन। ये देखिए, ये तमिलनाडु का मैप आप देख रहे हो, तो यहां पर आपको मदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये अगर तमिलनाडु का मैप है तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये कर्नाटका यहां पर लग रहा है, यहां पर केरला लग रहा है। तो ये एक मुदुमलाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये एक ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन का मतलब है यहां पे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, तो तीनों के जंक्शन पे ही ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, यहां पर मदुमलई टाइगर रिजर्व में एक स्पीसीज है, ये जो आप चित्र में देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं सेना स्पेक्टाबिलिस। सेना स्पेक्टाबिलिस जो ये स्पीसीज है, ये यहां पर एक आक्रामक प्रजाति की तरह काम कर रही है। कैसे, यहां पर इस आर्टिकल में निकला हुआ है कि 800 से लेकर 1200 हेक्टेयर तक का जो एरिया है मुदुमलई टाइगर रिजर्व का, उतने एरिया में इस स्पीसीज का प्रसार हो चुका है। इस स्पीसीज को ना, ये यहाँ की स्थानीय नहीं थी, नेटिव स्पीसीज नहीं थी भारत की, इसको लाया गया था साउथ अमेरिका से। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ है साउथ और सेंट्रल अमेरिका से इसको लाया गया था, और इसको लाया गया था आग जलाने के पर्पस से। ठीक है, दूसरा सौंदर्य के पर्पस से इसको यहां लाया गया था। रोड के किनारे जिस तरीके से बांस के पेड़ लगे होते हैं, तो वो थोड़ा सा उसके लिए यहां पर इसको लाया गया था। परंतु यहां पर जब लाया गया तो इसने क्या करा, आसपास की जो प्रजाति थी उसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहां से आक्रामक प्रजातियां जो होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई भी पौधे या जानवर सम्मिलित हो सकते हैं जिनको हम कहीं और से लाते हैं। वे एक समझ लो कि विदेशी प्रजातियां होती हैं। अब ये विदेशी प्रजाति आक्रामक कब बन जाती है, जब ये वहां की जो स्थानीय प्रजातियां होती हैं उनको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है।
अब किस टाइप का नुकसान हो सकता है उनकी वृद्धि को रोक दे, उनका जो पोषक तत्व है उसको रोक दे, जल को रोक दे, सौर ऊर्जा जो आ रही है उसको रोक दे, जिससे कि ये सारे कारणों की वजह से जो वहां की स्थानीय प्रजातियां हैं वो वृद्धि नहीं कर पाती, वो प्रजनन नहीं कर पाती, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ पाती है। तो ऐसी प्रजातियों को आक्रामक प्रजातियां बोलते हैं। तो स्थानिक प्रजातियों के लिए ये कैसी होती हैं? नुकसानदायक होती हैं। अब जरा जानते हैं सेन्ना स्पेक्टाबेलिस के बारे में। ये देखिए, ये एक एलिलोपैथिक लक्षण का एक पौधा होता है। अब ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एलिलोपैथिक जो लक्षण होते हैं वो होते क्या हैं। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए एक पौधा है, तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा रसायन उत्पन्न करेगा कि इसके आसपास जो भी पेड़ पौधे लगे होंगे ना, ये रसायन के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो इनकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, इनके अंकुरण की बात कर लें, विकास की बात कर लें, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रजनन की बात कर लें, तो ये सारे प्रजनन को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। तो ऐसे गुण को क्या बोलते हैं? एलिलोपैथिक गुण बोलते हैं। तो इसी सेन्ना जो ये प्रजाति होती है इसके अंदर ये गुण पाया जाता है। इसी वजह से इसने क्या करा कि जो मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व है, आसपास जो भी पेड़ पौधे थे इनके प्रजनन वृद्धि को रोकना स्टार्ट कर दिया। अब देखो इससे नुकसान क्या होता है। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आसपास पेड़ पौधों की, ठीक है। अब पेड़ पौधों को नुकसान अगर हो रहा है तो इससे किसको नुकसान हो रहा है? अब सोचो ध्यान से, एक खाद्य श्रृंखला होती है, तो जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? इन पेड़ पौधों पर। अब यदि ये पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ये जो शाकाहारी जीव जंतु हैं इनके भी अस्तित्व पे संकट आ जाएगा। तो ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरी जगह क्या करेंगे? माइग्रेट कर जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। अब सोचो ध्यान से, जैसे शाकाहारी पेड़ पौधे इसके ऊपर निर्भर थे, ऐसे जो मांसाहारी जो पशु पक्षी हैं वो किस पे निर्भर होते हैं? इन शाकाहारी जीवों पर। अब जब ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं तो इनके अस्तित्व पे संकट आ जाता है, तो ये भी अब उस जगह से माइग्रेट करेंगे। जब ये लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाएंगे, अब चूंकि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है तो बायोस्फीयर हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, ये जीव जंतुओं के लिए संरक्षित करे जाते हैं। यदि जीव जंतु इनसे निकल के कहीं और जाते हैं तो वहां पर क्या किसी मानव बस्ती में जाएंगे? अब मानव बस्ती में जाएंगे तो इनका सामना मानव से होगा, तो मानव जानवर का जो टकराव है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो देखने को मिलेगा। तो उसका भी नुकसान किसको होगा? इसी जानवर को। तो एक पेड़ पौधे के नष्ट होने से देखिए कितनी बड़ी खाद्य श्रृंखला जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। दूसरा यहां पर बताया गया कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता? तो देखिए, ये हो सकता है कि भाई जो सेन्ना ये पेड़ हैं इनको हम क्या करें? उखाड़ के फेंकना स्टार्ट कर दें, या ऐसे कुछ रसायन बनाएं जिनसे इनकी जो वृद्धि है उसको रोक लिया जाए। परंतु अभी तक हमको ऐसा करने से, ऐसे रसायन बनाने में हम सक्सेसफुल हमको नहीं मिली है। ठीक है, तो अभी इसमें हमको परिणाम सकारात्मक देखने को नहीं मिला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था नीलगिरी जिले में आता है। 3 राज्य, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 3 जंक्शन पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। अगर इस टाइगर रिजर्व को आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये मुदुमलाई जो टाइगर रिजर्व है, इसके अगर पश्चिम की बात करो तो पश्चिम में कौन सा स्टेट आ रहा है? केरला आ रहा है। तो केरला में आपको वायनाड जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी देखने को मिलेगा। उत्तर में कर्नाटका आ रहा है इसके, तो उत्तर में कर्नाटका में आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, 3 तरफ से वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व से घिरी हुई है। तो इस वजह से यहाँ पे स्पीसीज को जो लोकल की हैं उनको और ज्यादा खतरा यहाँ पर देखा जाता है। टाइगर के साथ साथ एशियाई हाथी भी यहाँ पाए जाते हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। एक यहाँ पर लंबी घास पाई जाती है जिसको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, ये भी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की एक विशेषता है। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पे देखने को मिलेगा, जहां पर हम लोग सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं। अब जैसा कि आपने न्यूज सुनी होगी, C295 जो एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये कौन सी कंपनी बनाती है? ये एयरबस बनाती है। तो इस कंपनी ने भारत के अंदर वडोदरा में अपना संयंत्र लगाया है। किसके साथ मिलके? टाटा के साथ मिलके। टाटा की जो कंपनी है उसको TASL बोलते हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अब यहां पर क्या है ना, इस एयरक्राफ्ट को इन्होंने लगाया, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। C295 ना, अगर इसके ओरिजिनली बात करें तो ओरिजिनली ये एक स्पेन की कंपनी है, उसका नाम ध्यान रखिएगा। चूंकि ये स्पेनिश नाम है तो इसको मैं इंडियन में ही पढ़ूंगा, कंस्ट्रक्शन एरोनॉटिक्स। ठीक है, अब ये स्पेनिश में लिखा हुआ है तो ये याद रखिएगा। अब इस स्पेनिश कंपनी, आप कहोगे ये स्पेनिश कंपनी है तो एयरबस का रोल यहां पे कहां से आ गया? तो एयरबस ने क्या करा है कि इस कंपनी को खरीद लिया है। तो अब बेसिकली ये विमान अभी भी बनते कहां पर हैं? स्पेन में ही बनते हैं। स्पेन में जो इनका एक शहर है सिविल, तो वहां पर बनाए जाते हैं।
जो यहां पर समझौता हुआ है, आपको पता होना चाहिए, वो टोटल 21,935 करोड़ का समझौता यहां पर करा गया है। इसके अंतर्गत हमको 56 विमान मिलेंगे। अब इस 56 विमान में से क्या होगा, जो 16 विमान है ये तो स्पेन में ही बनेंगे और स्पेन में बन के फ्लाई अवे स्थिति में, यानी कि वहां से बन के ही इंडिया में आएंगे। बाकी जो 40 विमान है इनको वडोदरा की फैक्ट्री में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। दूसरा, जब ये 56 विमान बना लिए जाएंगे ना, अब चूंकि सोचिए इतना बड़ा संयंत्र लग चुका है वडोदरा में एयरबस और टाटा के साथ, तो अब ये ऐसा तो नहीं है कि 56 विमान के बाद ये संयंत्र बंद कर दिया जाएगा, नहीं। 56 विमान जब इंडिया को मिल जाएंगे यहां से बन के, अब यहीं से इसी संयंत्र से विमान बन के और दूसरे देशों में भी यहां से बेचे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक यहां पर पॉजिटिव पॉइंट इंडिया के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। अब देखिए मेन पॉइंट यहां पर क्या है, मेन पॉइंट यहां पर यह है कि एयरबस जैसी कंपनी ने इंडिया के अंदर इतना बड़ा जो ये इन्वेस्टमेंट किया है, उसका फायदा जाहिर सी बात है इंडिया को मिलने वाला है। इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी आएगी, तो जो हमारा मिशन है आत्मनिर्भर भारत का, जो मिशन है मेक इन इंडिया का, तो ये भी सक्सेस होगा। अब यहां पर राइटर ने ना बहुत सारे उदाहरण बताए हैं, वो एक एक करके जान लेते हैं। राइटर यहां पर कहते हैं ऐसा नहीं है कि एयरबस कंपनी जो है वो उसको इंडिया के सिविल एविएशन में इंटरेस्ट है, बहुत सारी कंपनी, यहां पर उदाहरण लिया गया है बोइंग का। ऐसा बोला जाता है यहां पर कि बोइंग जो कंपनी है अकेले इंडिया से बहुत सारी चीजों का निर्यात करती है। जैसे एरोप्लेन की बात कर लें तो एरोप्लेन बन रहा है बोइंग कंपनी में, मगर उसके लिए बहुत सारा कच्चा माल जो है वो इंडिया से निर्यात किया जाता है। कैसे, यहां पर राइटर उदाहरण देते हैं कि $1 बिलियन इतना केवल और केवल ये इंडिया से निर्यात करते हैं। वो कच्चा माल है, वो लेबर है और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें से बताया जाता है कि 60% केवल मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया हेल्प करता है बोइंग को। अब उसमें कुछ कलपुर्जे हो सकते हैं जो इंडिया में बनते हैं और इंडिया में बनने के बाद बोइंग कंपनी खरीदती है, वो लेबर होते हैं जिनको बोइंग कंपनी इंडिया से ले जाके वहां पे जॉब देती है। तो यहां पर 300 कंपनीज ऐसी हैं इंडिया के अंदर, एमएसएमई कंपनीज, जो बोइंग को हेल्प करती हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में। 3000 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो डायरेक्टली बोइंग में काम करते हैं, भारतीय कर्मचारी। इसी के साथ साथ जो अपाचे हेलीकॉप्टर है जो बोइंग बनाती है, उसका भी ज्वाइंट वेंचर टाटा कंपनी के साथ है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ये तो बोइंग का उदाहरण हो गया, ये एयरबस का उदाहरण हो गया। एक और अमेरिकन कंपनी है लॉकहेड मार्टिन, नाम सुना होगा आपने, जो F-35 F-16 विमान आप सुनते हैं, तो ये कौन बनाता है, लॉकहेड मार्टिन बनाती है। तो लॉकहेड मार्टिन का भी ज्वाइंट वेंचर है टाटा के साथ, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इनका संयंत्र कहां पर लगा हुआ है, हैदराबाद में। और ये मैन्युफैक्चरिंग किस चीज के लिए करते हैं, जो C-130J है, इसका नाम आपने सुना होगा, जिसको सुपर हरकुलिस विमान के नाम से भी जानते हैं। तो इसके भी कुछ कलपुर्जे हो गए, इसके केबिन का निर्माण जो होता है तो वो भी टाटा की मदद से इंडिया में ही करा जाता है। अब सोचिए, एयरबस हो गई, बोइंग हो गई, लॉकहेड मार्टिन हो गई, ये तीनों ही कंपनियां कौन से देश की हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो यहां से ये भी देखने को मिलता है कि यूएसए जो है, इंडिया के साथ उसकी जो यहां पर साझेदारी देखने को मिलती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राइटर यहां पे बताते हैं इसमें यूएस को भी लाभ है। क्यों, क्योंकि यूएस को भी अपनी पहुंच कहां पे स्ट्रांग करनी है, इंडो पैसिफिक एरिया में। ऐसा ना हो कि रशिया जो है वो इंडिया के इतने ज्यादा क्लोज आ जाए, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो डील्स होती हैं हथियारों को लेकर, महंगी डील्स की मैं बात कर रहा हूं, वो हमने रशिया के साथ कर रखी हैं। तो यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि हम भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, और बेसिकली डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या करें, इंडिया के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएं। तो इंडो पैसिफिक में उसकी पहुंच बढ़ेगी, प्लस वो यहां पे चाइना को भी काउंटर कर पाएगा। और उसके साथ साथ जो भारत और रूस का जो एक इतना ज्यादा प्रगाढ़ संबंध है, तो वो प्रगाढ़ संबंध यूएसए के साथ भी बने, ऐसा भी वो चाहता है। प्लस इंडिया को भी इससे लाभ है। देखिए, इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी प्लांट्स लगेंगे तो इंडिया में रोजगार बढ़ेगा, इंडिया में आत्मनिर्भर भारत वाली पॉलिसी सक्सेस होगी। इंडिया जो है यहां से खुद से विमान बना के C-295 दूसरे देशों को बेच सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी भी इंडिया को मिलेगी। अब राइटर यहां पे बताते हैं लास्ट में कि जो इंडिया का सिविल एविएशन सेक्टर है वो आगे आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। कैसे, ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर अकेले ऐसी कैपेसिटी है कि 8000 पायलट इंडिया को आने वाले समय में चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया के अंदर लोग, जो वायुयान सेवा है, चाहे वो
कॉमर्शियली हो या फिर अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें या नेवी की बात करें तो उनको टोटल 8,000 पायलट कंबाइंड इंडिया को चाहिए, और इन 8,000 पायलट्स के अलावा 2,000 इंजीनियर्स भी चाहिए इंडिया को। आने वाले 10 सालों का ये एक आंकड़ा है। तो इतना बड़ा बूम, किसी भी देश को अगर इतनी बड़ी मार्केट दिख रही होगी तो वो यहां पर क्यों इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसी के साथ साथ यहां पर राइटर बताते हैं कि 2000 कार्गो प्लेन्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहां पर इंडिया को आने वाले समय में। तो इसका भी यहां पर, अब कार्गो प्लेन्स की आवश्यकता है तो कार्गो प्लेन्स तो इंडिया में बनते नहीं है, वो तो बोइंग बनाता है। तो हो सकता है कि बोइंग जो है वो एक और प्लांट बनाए यहां पर, और वहां पर कार्गो प्लेन्स का भी निर्माण यहां पर स्टार्ट कर दे, जिस तरीके से एयरबस स्टार्ट कर रहा है। तो इंडिया के अंदर बात करी जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी होने लग जाएगी, रिपेयर भी होने लग जाएगा, सर्विसिंग भी होने लग जाएगी। तो ये तीनों टाइप की जो सर्विसेज हैं वो हम दूसरे देशों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये है इस पूरे आर्टिकल का सार। नेक्स्ट आर्टिकल आपको फ्रंट पेज पर ही देखने को मिलेगा, इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग कृषि के बारे में बात करते हैं और प्लस आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर सैफरॉन फील्ड्स की बात हो रही है, यानी केसर की खेती की बात हो रही है। अब केसर की खेती की जब भी बात आती है तो जम्मू कश्मीर का नाम आता है। इसमें भी कौन सा एरिया, पैम्पोर का जो एरिया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, उसने क्या करा है, उसने अपने यहां पर टूरिज्म को यानी कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक फेस्टिवल स्टार्ट किया है जिसको बोल रहे हैं सैफरॉन हार्वेस्ट फेस्टिवल। यानी कि जब केसर की खेती है उसकी जब कटाई हो रही होगी तो उस टाइम पे ये एक उत्सव आपको देखने को मिलेगा। इस उत्सव को यहां पर करने का मकसद केवल यह है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, प्लस वहां पर जो केसर की खेती होती है तो केसर की खेती के बाद, कटाई के बाद जाहिर सी बात है अब केसर को बेचा जाएगा, तो वहां पर जब पर्यटक आएंगे तो वो केसर को देखेंगे तो उससे क्या है, केसर की बिक्री भी बढ़ेगी। तो मेन मोटिव ये है। अब यहां पर देखिए एक नाम आया है हब्बा खातून का। तो ये क्या है, ये एक कश्मीरी कवियत्री कही जाती हैं, इनको नाइटेंगल ऑफ द कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं इस फोटो में, ये जो ड्रेस पहने हुए दिख रही हैं, तो ये ड्रेस जो है वो हब्बा खातून को दर्शाती है। हब्बा खातून इसी टाइप की ड्रेस पहनती थी। तो ये नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से। अब यहां पर केसर इंपॉर्टेंट है तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केसर का जो ये पौधा होता है तो इसका जो वर्तिकाग्र होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से क्या करा जाता है, केसर का मसाला बनाया जाता है। अब अगर केसर के मसाले की बात करें तो वो कहां पर उसका यूज होता है, सौंदर्य प्रसाधन में, स्वास्थ्य में, खाने के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी चीज याद रखिएगा। एक वर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुकम। तो केसर को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं, बहुकम बोलते हैं। जहां पर जिस मिट्टी में इसकी खेती करी जाती है उसको करीवा मिट्टी बोलते हैं। ये इंडिया की स्थानीय फसल नहीं थी, जो मध्य एशियाई लोग थे उन्होंने केसर को यहां पर लेके आए थे। अगर यहां पर बात करें कि केसर के लिए आवश्यक दशाएं क्या हो सकती हैं, तो पहली चीज याद रखिएगा, समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर ही इसकी जो खेती है वो सक्सेस हो पाती है। तो 2000 मीटर की लगभग ऊंचाई यहां पर चाहिए होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम की मात्रा जो है वो अगर मृदा में है तभी केसर जो है वो उग पाएगा। तो इस टाइप की मिट्टी को कैल्शियरियस मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए गर्मी में। अगर सर्दियों की बात करें तो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है। तो ये सारी अनुकूल दशाएं जो हैं वो कश्मीर के पाम्पोर क्षेत्र में देखी जाती हैं, जहां पर केसर की खेती करी जाती है। और वहीं पर वहां का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इस मौके को बुलाना चाहता है कि यहां पर केसर को प्रमोशन भी मिल जाएगा, प्लस जो राज्य है वहां पर पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ेगी। अगला आर्टिकल प्रश्न संख्या 6 पे देखने को मिलेगा, जहां पर हम लोग सेकंड पेपर की बात करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अति संवेदनशील वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चे, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, इनके बारे में सरकार जो है क्या बेहतरी के लिए काम कर सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए ये वाला जो आर्टिकल आप देख रहे हो ये कल के द हिंदू में आया था, और रिपोर्टिंग रेप वाला जो आर्टिकल है ये आज के द हिंदू में आया है। देखिए हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के, अब आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हो चुके हैं, चंद्रचूड़ हो चुके हैं। तो चंद्रचूड़ इस पैनल में थे, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। उन्होंने निर्णय क्या लिया है कि 2 फिंगर और 3 फिंगर जो टेस्ट होता है रेप पीड़िताओं के लिए, जो टेस्ट करा जाता है उसको पूरी तरीके से अब बैन कर दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी, पहली चीज उन्होंने बोला है, वैज्ञानिक नहीं है, इससे प्रूव नहीं होता कि किसी महिला का रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लस ये महिला की जो डिग्निटी होती है, ठीक है, प्लस महिला की जो प्राइवेसी होती है, इन दोनों चीजों का उल्लंघन करा जाता है। तो देखा जाए तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन यहां पर होता है।
तो पहले मैं आपको बताता हूं 2 फिंगर और 3 फिंगर टेस्ट जो है वो होता क्या है। तो यहां पर ये जो वेजाइनल ओपनिंग देखी जा रही है ना, यहां पर एक ऊतक पाया जाता है जिसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। इस टिश्यू का नाम होता है हाइमन। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक टिश्यू होता है, उसको हाइमन बोलते हैं। अब ये जो ऊतक होता है ना, ये बड़ा थिन होता है, बहुत पतला ऊतक होता है, ठीक है। जब वो महिला सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही होती है तो ये जो ऊतक होता है, जैसे ही इसके वेजाइना में प्रवेश होता है तो ये ऊतक जो है ये यहाँ पर हट जाता है, ठीक है। ये बहुत थिन होता है तो हट जाता है। तो यानी कि कोई भी महिला जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उसमें इस ऊतक को यहां पर नहीं देखा जाता है। तो अब देखिए हुआ क्या, यहां पर 2 फिंगर टेस्ट और 3 फिंगर टेस्ट क्या होता है, जब भी किसी महिला का रेप होता है तो उसको पता करने के लिए कि इस महिला का रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, यहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी 2 फिंगर्स को या 3 फिंगर्स को इंसर्ट कराते हैं। तो जब वो इंसर्ट कराते हैं तो वो इस ऊतक की अनुपस्थिति पाते हैं। तो इससे ये निर्णय पे पहुंचते हैं कि हाँ, यहां पर कुछ ना कुछ प्रवेश करा है। इस वजह से उस महिला को बोला जाता है कि वो क्या है, रेप विक्टिम है। अब देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को 2013 में ही बैन कर दिया था कि ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी क्या होता है, कई बार डॉक्टर जो है इस टाइप का टेस्ट करते हैं रेप प्रूफ करने के लिए। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो था उसने बहुत ज्यादा क्रोधित होकर यहां पर मैं कहूंगा निर्णय दिया है। उन्होंने ये बोला कि आप जो वेजाइना की लूजनेस चेक करते हो, इससे नहीं प्रूफ होता कि महिला का रेप हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए क्या होता है, कभी कभी महिलाएं जो होती हैं वो अगर स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व होती हैं, किसी बहुत फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, तो भी इस ऊतक की अनुपस्थिति यहां पर पाई जाती है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उस महिला का रेप हुआ है। दूसरा, यदि मान लीजिए महिला जो है वो शादीशुदा है तो भी उस महिला में ये ऊतक की अनुपस्थिति पाई जाएगी, तो भी आप क्या कह दोगे कि उस महिला का रेप हुआ है। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। दूसरा, एक तो महिला के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, ऐसा घृणित अपराध हुआ, वो इस सदमे में ऑलरेडी है। दूसरा, आप उसके साथ 2 फिंगर 3 फिंगर टेस्ट करके उसकी जो गरिमा है उसको और घटाने की कोशिश करते हो। इस वजह से ये टेस्ट जो है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहां पर इस आर्टिकल में आप देखोगे तो यहां पर इंडियन एविडेंस की एक धारा है, उस धारा को बोलते हैं सेक्शन 53A। इस धारा में यह कहा जाता है कि जो विक्टिम है यानी कि जो महिला है उसके पास्ट में क्या हुआ, उससे आप जज मत करो कि इसके साथ प्रेजेंट में जो हुआ है तो वो उसके पास्ट का नतीजा है। अब आप कहोगे ये कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो हाइमन है ना, इसकी अनुपस्थिति जैसे ही पाई जाती है तो महिला के बारे में ऐसा बोला जाता है, ऐसा एक विचारधारा बना ली जाती है कि जो महिला है उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की आदत है। परंतु अगर कोई महिला को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की आदत है भी, ये मान भी लिया जाए, तब भी जो रेप है उसको तो ये नहीं बोला जा सकता कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की आदत है तो उसके साथ रेप भी हो सकता है। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो वही सेक्शन 53A है, ये यही बताता है कि अगर महिला के पास्ट में उसका नेचर कैसा भी रहा हो, उसको किसी भी चीज की आदत हो, मगर वो इस बात का सूचक नहीं होता है कि उसके साथ रेप हो सकता है। तो इस वजह से जो 2 फिंगर और 3 फिंगर टेस्ट है इसको पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, अब बैन कर देना चाहिए। दूसरा, जो डॉक्टर्स ये करते भी हैं तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डॉक्टर्स की जो पढ़ाई होती है, जो इनका सिलेबस होता है, इनका जो करिकुलम होता है, इस करिकुलम में इनको बताया जाता है कि रेप विक्टिम को टेस्ट आप कैसे करोगे। तो इस सिलेबस से भी आप इस टेस्ट को हटा दीजिए। तो जब ये टेस्ट सिलेबस में ही नहीं रहेगा तो डॉक्टर अपनी पढ़ाई में ये पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जब वो पढ़ेंगे नहीं तो इस टेस्ट को अप्लाई भी नहीं करेंगे। और प्लस जब हम 2013 में इस चीज को बैन कर चुके हैं उसके बाद भी ये क्यों फॉलो होता है, तो यहां पर जो राज्य सरकारें हैं या जो केंद्र सरकार है उसको भी यहां पर इंटरफेयर करना चाहिए और इस टेस्ट को पूरी तरीके से अपने अपने क्षेत्र में बैन करना चाहिए। चलिए आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। सबसे पहला प्रश्न है, सूकापाइका रिवर ये हाल ही में चर्चा में रही है, तो आप बताइए ये किस राज्य में है और ये चर्चा में क्यों थी। दूसरा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता हूं, सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर है, R20 समूह ये क्या है, इसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। एक आक्रामक विदेशी प्रजाति जो देशी जैविक विविधता के लिए खतरा है और इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, विश्लेषण कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय शहरों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के साथ साथ भारत को एक स्वच्छ वायु अधिनियम और इसे लागू कराने के लिए एक स्वायत्त नए निकाय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं।
कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सत्र आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप मुझसे कोई प्रश्न भी पूछना चाहते हैं तैयारी से संबंधित, विषय से संबंधित, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं द हिंदू के अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।